मॉर्निंग एवरीवन, हाउ इज द जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या। चलो, सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव भगवान से सीखने जैसा बहुत कुछ है यार। एक चीज जो शिव भगवान से आप सबको सीखनी है वो है सबको साथ लेके चलना। ठीक है, तो सबको साथ लेके चलना आपको शिव भगवान सिखाते हैं। देखो, एक ही शरीर में वो सांप को भी साथ लेके घूमते हैं और भी ऐसे भी चीजों को साथ लेके घूमते हैं जिसको सांप खा भी सकता है। तो आप हमेशा याद रखना, आपके माँ बाप, आपके दोस्त और जो भी सगे संबंधी है उनको हमेशा साथ लेके चलो, क्योंकि लाइफ में ऐसा बहुत बार होगा कि तुम्हें लगेगा कि चलो सेल्फिश बन जाते हैं, चलो अपने लिए ज्यादा सोच लेते हैं। तो बेटा, अपना अपना करते जाओगे तो फिर जिंदगी जीने का मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो सबको साथ लेके चलेंगे। चलो सर, फटाफट से रिवाइज करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई में सर जनरली अभी तक हम देख चुके हैं क्या, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 12 की थोड़ी बहुत बातें हमने करी थी। सबसे पहले हमने देखा था सर सेक्शन नंबर 9, क्या था सेक्शन नंबर 9। अगर सर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया से लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई आता है तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई जो सबसे करीब वाला पॉइंट है, जो सबसे नियरेस्ट वाला पॉइंट है, उसको मान लेंगे हम प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 10, सेक्शन 10 में सर कितने सब सेक्शंस थे, 5। सबसे पहले हमने देखा था 10(1)(a। तो 10(1)(a) में क्या देखा था, मूवमेंट ऑफ द गुड्स इनवॉल्व। अगर गुड्स का मूवमेंट होता है तो जहां पे अल्टीमेटली मूवमेंट खत्म हो रहा है, जहां पे अल्टीमेटली गुड्स की डिलीवरी हो रही है, वो बन जाएगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर हमने देखा था 10(1)(b। 10(1)(b) क्या था सर, बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल क्या कहता है, बिलिंग किसी और को, शिपिंग किसी और को। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिल इसको भेजा पर मैंने मेरे गुड्स शिप किसको करे, इसको। अब यहां पे शिपिंग की लोकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहां पे कौन सी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, बिलिंग की लोकेशन इंपॉर्टेंट। इसके बाद 10(1)(c) क्या कहता था, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी का बंगलो खरीदा और बंगलो में हर चीज ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड थी, फर्नीचर भी था, कंप्यूटर भी था, वार्डरोब भी था, यहां पे कोई गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा सर, जहां पे गुड्स सिचुएटेड है वही बन जाएगा हमारा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। इसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, सेल एंड लीज बैक, फिर लीज एंड सेल। फिर हमने देखा था सेक्शन 10(1)(d। 10(1)(d) क्या कहता था सर, असेंबली और इंस्टॉलेशन। सबसे सिंपल, असेंबली और इंस्टॉलेशन में बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जहां पे अल्टीमेटली गुड्स असेंबल होंगे, जहां पे अल्टीमेटली गुड्स इंस्टॉल होंगे, वो बन जाएगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। और फिर था हमारा सेक्शन 10(1)(e। 10(1)(e) कहता था कि सर गुड्स ऑन बोर्ड, ट्रेन, फ्लाइट, वेसल, अगर आप इनमें बीच में कहीं पे भी गुड्स लेते हो तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि गुड्स कहां पे कंज्यूम हो रहे, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि गुड्स लिए कहां पे गए, दैट इज गुड्स ऑन बोर्ड। ठीक है, सेक्शन 10 के बाद हमने देखा था सेक्शन नंबर 11। 11 सेक्शन में हमने क्या देखा था सर, 11 में हमने देखा था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट के केस में लोकेशन ऑफ इंपोर्टर और एक्सपोर्ट के केस में सर प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। ठीक है, फिर मैंने आपको थोड़ा बहुत 12 के बारे में बताया था कि सर 2 सेक्शन है, एक सेक्शन नंबर 12 और एक सेक्शन नंबर 13। 12 कब लगेगा, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट इंडिया में है तो लगाएंगे हम सेक्शन नंबर 12, और अगर सप्लायर या रेसिपिएंट में से कोई भी इंडिया के बाहर है तो हम लगाएंगे सेक्शन नंबर 13। और सेक्शन 12 में हमने देखा था सर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2, जो कि था हमारा रेसिडरी सेक्शन। रेसिडरी सेक्शन कब लगाया जाता है, जब कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन ना गिवन हो तब हम लगाएंगे कौन सा सेक्शन सर, रेसिडरी सेक्शन। अगर स्पेसिफिक सेक्शन गिवन है तो स्पेसिफिक सेक्शन लगाओ, और अगर स्पेसिफिक सेक्शन नहीं गिवन है तो क्या लगाओ, रेसिडरी सेक्शन।
अच्छा एक बात बताओ सर, रेसिडरी सेक्शन में क्या लिखा हुआ था? सिंपल सी बात लिखी थी रेसिडरी सेक्शन में, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ एड्रेस इज अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे, एक चार्टेड अकाउंटेंट की सर्विस, एक कोचिंग की सर्विस, ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे कहां पे सर? सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2। ठीक है, बोलो यहां तक की सारी बातें क्लियर है क्या? चलो अब सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, सब ध्यान से देखना, एग्जाम में 12 सबसेक्शन 3 के आने के चांसेस बहुत होते हैं। 12 सबसेक्शन 3 से पहले शादी कर ले क्या अपन? ये 12 सबसेक्शन 3 से इंटरलिंक करूंगा, पहले बस ये बताओ शादी कर ले क्या अपन? कर ले, है ना? तो शादी में एक बात बताओ यार, आजकल वो ऐसा ट्रेंड चल रहा है ना, कौन सी वेडिंग होती है? अच्छा हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग। आप मेरी एक्टिंग पे मत जाना, मुझे सब पता है, बस मैं ऐसे करूंगा। कौन सी होती? डेस्टिनेशन वेडिंग। क्या होती है डेस्टिनेशन वेडिंग? कि सर लड़का कहीं और का, लड़की कहीं और की, और शादी कहीं और, बच्चे कहीं और की नहीं, खैर छोड़ो। तो सर लड़का कहीं और का, लड़के कहीं और की, और शादी कहीं और। ये जो डेस्टिनेशन, और सपोज करो यहां पे हैं हमारे साहिल सर, और साहिल सर है कहां के? एमपी के। अपन लड़की कहां की ले लें? हैं? गोवा, गोवा वाली बीच में। चलो, तो साहिल सर एमपी के हैं और लड़की कहां की है? गोवा। शादी अपन करते हैं बेटा उदयपुर में, है ना? वो रणवीर ने करी थी ना उदयपुर में। अब सबसे पहले तो बताओ सेक्शन नंबर 12 लगेगा। क्यों लगेगा सेक्शन 12? क्योंकि सप्लायर भी इंडिया में, रेसिपिएंट भी कहां है? इंडिया में। अब लॉजिकली बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई किसको बनाए? शादी हो रही है उदयपुर में, शादी कहां पे हो रही है? उदयपुर। रिसेप्शन का गार्डन वार्डन सब बुक है किधर? उदयपुर। आपके हिसाब से बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई किसको बनाए? कौन सी गवर्नमेंट को टैक्स जाना चाहिए? उदयपुर, राजस्थान गवर्नमेंट। लॉजिकल, इसको बोला जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड, वो बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जैसे शादी के एग्जाम्पल में इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड कहां पे? उदयपुर। ये मैटर नहीं करता कि मैं कहां का हूं, ये भी मैटर नहीं करता कि रेसिपिएंट कहां का है, सिर्फ ये मैटर करता है कि वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। सर एक बात बताओ, शादी में सिर्फ शादी थोड़ी होगी, बहुत सारे एंसिलरी फंक्शंस भी होते हैं। शादी, फिर डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, फिर केटरिंग की सर्विसेज, तो बहुत सारी सर्विसेज होगी। देखो सारी सर्विसेज इज अ कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, तो सारी सर्विसेज जब कंपोजिट सप्लाई है तो सारी सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग नहीं निकलेगा, सारी सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा? उदयपुर। एक और बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखें आपका दिमाग चमकता है या नहीं। ये है आर्किटेक्ट। कौन है ये? आर्किटेक्ट। ये आया मेरे घर पे, इसने बोला कि सर एक बढ़िया सा फ्लैट हम बनाने का ट्राई कर रहे हैं। मैंने बोला कहां बनाओगे? बोले सर मुंबई की वादियों में, मुंबई में हम बनाएंगे शानदार सा घर, आप हमको कॉन्ट्रैक्ट दे दो। मैंने बोला ठीक है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं तुम्हें दे देता हूं कॉन्ट्रैक्ट। घर अभी बना नहीं, और हम इधर ही पेस कोचिंग पे इंदौर में ही बातें कर रहे हैं। घर अभी बनेगा, बना तो नहीं है, अभी बनेगा। मुझे बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई इंदौर होना चाहिए कि सर जहां पे फ्यूचर में घर बनेगा डेट इज मुंबई महाराष्ट्र, वो होना चाहिए मुंबई महाराष्ट्र। तो भले अभी घर बना हो, ये तो डेस्टिनेशन वेडिंग में तो डेस्टिनेशन रेडी है, पर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज ले रहे हैं जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी अभी बनी भी नहीं है, आगे जाके तो बनेगी ना, तो जहां पे बनेगी वो हो जाएगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर आप तारक मेहता देखते हो तो जेठालाल को एक बार प्लॉट खरीदना था,
देखते हो ना सब लोग पक्का? अरे वाह। तो जेठालाल को एक बार प्लॉट खरीदना था, तो जेठालाल सुंदर को बोलता है कि प्लॉट खरीदना, और सुंदर बोलता है कि प्लॉट वहां बनेगा। कहां बनेगा? कच्छ में बनेगा। तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? कच्छ। बोलो लॉजिकली क्लियर है क्या? तो सर इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको बस ये ध्यान रखना है कि आखिरकार इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पे लोकेटेड है। फॉर सपोज करो शायद सर ने डेस्टिनेशन वेडिंग गोवा में करी है ना, बागा बीच रिजॉर्ट, तो गोवा में करी, अब यहाँ पे सब आएगा, होटल, डीजे वाले बाबू, केटरिंग, स्विमिंग पूल, जिमिंग शिमिंग, सब A to Z पैसे। सर हमको बुलाओगे शादी में? अभी ऐसे कर करके 500 बच्चे हुए। चलो A to Z पूरा फंक्शन रहेगा शादी में, सब जगह का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? गोवा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? अब थोड़ी बहुत फाइनल की चीजें भी टच कर दूं क्या? कर दो ना सर, क्या दिक्कत है? सेक्शन नंबर 13 आपके कोर्स में तो नहीं है, यार क्यों घबराएं सेक्शन नंबर 13 से? थोड़ा बहुत बस सेक्शन नंबर 13 आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, समझना बिल्कुल ध्यान से। लोकेशन ऑफ सप्लायर एमपी में, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट महाराष्ट्र, और इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है यूपी में। मुझे बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? यूपी, क्योंकि अभी आपकी और मेरी बीच बात हो गई है कि जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड रहेगा वो बन जाएगा क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर वापस एमपी, रेसिपिएंट वेस्ट बंगाल, तो मुझे एक बात बताओ क्या बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई? सर गोवा। अब समझो ध्यान से, लोकेशन ऑफ सप्लायर एमपी में है, रेसिपिएंट ऑस्ट्रेलिया का है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां लोकेटेड है? साउथ अफ्रीका। पहली चीज, क्या सेक्शन नंबर 12 लगेगा या 13 लगेगा? सर 13 लगेगा, क्योंकि आपकी मेरे बीच बात हो गई थी 12 तो तब लगता है जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में। अब यहां पे सप्लायर तो इंडिया का है पर रेसिपिएंट इंडिया के बाहर, तो सेक्शन 12 तो लगेगा नहीं। क्या लगेगा? सेक्शन नंबर 13। लॉजिकली बस एक बात बताओ, क्या इंडियन गवर्नमेंट को ये ट्रांजैक्शन पे टैक्स लेने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं। सरकार बोलती है हम है ना मेजोरिटी रूल लगाएंगे। मेजोरिटी रूल का मतलब है दो चीजें तो इंडिया के बाहर है, तो फिर ऐसे ट्रांजैक्शन में इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स लेने का मौका नहीं मिलेगा। और हमारी पहली पसंद तो शुरू से ही क्या है? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या हो गया ये? साउथ अफ्रीका। अब आप देखना शांति से, सप्लायर एमपी में, रेसिपिएंट कहां का? महाराष्ट्र। क्या सेक्शन नंबर 12 लगेगा? हाँ। और सेक्शन नंबर 12 क्या बोलता है? प्लेस ऑफ सप्लाई किसको बना दो? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो कहां लोकेटेड है? मोदी जी ने बोला मित्रों मैं तो अपने ही लॉ में घूम गया कि सप्लायर भी इंडिया का है, रेसिपिएंट भी इंडिया का है, बस प्रॉपर्टी कहां लोकेटेड है? इंडिया के बाहर। तो फिर मोदी जी ने यहां पे करी चीटिंग। मोदी जी ने बोला अगर दोनों इंडिया के और प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लोकेटेड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, इसको बोलते हैं 100% चीटिंग। 100% चीटिंग, यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पे प्योर चीटिंग है। और सरकार ने बोला यार जब सप्लायर भी यहां का है, रेसिपिएंट भी यहां का है, भले प्रॉपर्टी कहां है? बैंकॉक, उससे हमको लेना देना नहीं है। 3 में से 2 इवेंट तो इंडिया में, तो मेजोरिटी रूल के हिसाब से तो टैक्स किसको मिलना चाहिए? इंडिया को। अब इंडिया को टैक्स मिले कैसे? क्योंकि लॉ में तो खुद ही एक बात लिखी है, क्या? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बना दें तो बैंकॉक बन जाएगा, और बैंकॉक बन जाएगा तो फिर आपको कोई टैक्स लेने का अधिकार ही नहीं। फिर सरकार ने बोला भैया लॉ तो हमारे ही, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई किसको बना देंगे? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट महाराष्ट्र को बना दिया, तो फिर अब एक बात बताओ सर, यहां पे लॉस इज एमपी, पॉस इज महाराष्ट्र, क्या लग जाएगा हमारा? IGST लग जाएगा। आया समझ में? बोलो पक्का?
चलो बताओ फटाफट से। मैं एमपी का, ये भी एमपी का, ठीक है, ये बिल्डर है और ये मेरे लिए घर बनाना चाहता है। मैंने बोले यार घर यहां मत बनाओ, थाईलैंड में बनाओ, यहां कुछ रखा वका है नहीं, अपना थाईलैंड आना जाना होता है। इसलिए बोला ठीक है सर, काम हो जाएगा, इतना एक्स अमाउंट लगेगा, आपका घर थाईलैंड में रेडी हो जाएगा। मैं ये सोच रहा हूं, मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट नहीं हूं, ये एक चार्टेड अकाउंटेंट है, ठीक है। मैंने ये बोला कि यार घर तो थाईलैंड में बन रहा है, तो इसके ऊपर काहे बात की जीएसटी। इसको एज ए चार्टेड अकाउंटेंट ये मुझे क्या बोलेगा कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। भले घर कहां बन रहा है, थाईलैंड, इसलिए लगेगा क्योंकि सर देखो ना, सप्लायर भी इंडिया का है, रेसिपिएंट भी इंडिया का है, भले फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लोकेटेड है, पर सरकार ने बोला ऐसे तो हर जना इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी बाहर लोकेटेड रहेगी उस पर हमको टैक्स मिलेगा ही नहीं। आजकल तो पता नहीं क्या क्या होता है, चांद पे प्रॉपर्टी बना रहे लोग। देखा था एक बार मैंने ऐसा कि ऐसा भी अभी आया है कुछ मेटावर्स या कुछ, तो भैया ऐसे तो फिर इंडिया गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा ही नहीं। तो उन्होंने बोला जब दोनों इंडिया के हैं तो इंडिया गवर्नमेंट आराम से टैक्स ले सकती है, इसलिए फिर इसको हटा के किसको बना दिया, ठीक है। एक और, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज महाराष्ट्र, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज यूके उत्तराखंड, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज यूके उत्तराखंड। इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है हमारा इंदौर, लोकेशन ऑफ सप्लायर है महाराष्ट्र, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट यूके उत्तराखंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है हमारा इंदौर। इंदौर गड़बड़ करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे फॉरेन की बात हुई क्या, नहीं, जब फॉरेन की यहां पे बात ही नहीं हुई तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे या डायरेक्टली क्या, इंदौर। बोलो बात क्लियर है क्या सर। बताओ यूपी रेसिपिएंट है मालदीव्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां है, थाईलैंड। क्या हमें कोई अधिकार है टैक्स लेने का, नहीं, तो बाय डिफॉल्ट किसको बनाओ, थाईलैंड। हम चीटिंग तो तब करेंगे ना जब हमारे पास अधिकार आएगा। कब चीटिंग करेंगे, जब हमारे पास अधिकार आएगा। जब हमारे पास अधिकार ही नहीं आएगा तो फिर किस बात की चीटिंग। बोलो बात क्लियर है। अच्छा इधर सेक्शन कौन सा लगेगा, 12 लगाएं या 13, सेक्शन नंबर 30, ठीक है। बोलो बात क्लियर हुई क्या, पक्का। ठीक है, एक सर्कुलर आया हुआ है एडवर्टाइजिंग सेक्टर के रिगार्ड्स में। सर्कुलर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सर्कुलर में हमें हमारा दिमाग लगाना रहता है, ठीक है। देखें हम आप कितना दिमाग लगा रहे। एडवर्टाइजिंग कंपनी कोई मालूम है आपको, अपन ले लेते हैं होनोलुलु एडवर्टाइजमेंट। यहां पे अपन ले लेते हैं साहिल सर। अभी समझना ध्यान से, ट्रांजैक्शन को ध्यान से समझना। मैंने बोला यार होनोलुलु एडवर्टाइजमेंट, अपने को एडवर्टाइजमेंट करनी है। इन्होंने बोला भैया क्या करना चाहते हो, मैंने बोला काम करो जैसे वो शिवराज सिंह चौहान और उनके पोस्टर लगते ना, वैसे ऐसा बड़ा सा पोस्टर लगाओ सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स का साहिल सर का। फिर बोला ठीक है यार काम हो जाएगा, लगा देते। होनोलुलु एडवर्टाइजमेंट ने क्या करा ना, मेरा ऐसा बड़ा सा पोस्टर लगाया। सर कहां लगवा रहे हो पोस्टर, पेस की बिल्डिंग में ही लगवा रहे हो, ठीक है। सारी जवाबदारी एडवर्टाइजमेंट की किसकी, होनोलुलु एडवर्टाइजमेंट की। अब मुझे एक बात बताओ सर, यहां पे ये जो पेस बिल्डिंग पे पोस्टर लगाया क्या ये कभी हटेगा, तो लॉजिकल सी बात मैं आपको बता देता हूं, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होनोलुलु एडवर्टाइजमेंट ने क्या लगाया, पोस्टर लगाया। ये जो बड़ा सा पोस्टर लगाया और मैंने पहले से कह दिया कि 2 महीने तक पोस्टर लगेगा, ठीक है। अब
एक हो गया ये एडवर्टाइजमेंट। दूसरा एडवर्टाइजमेंट होता है कि भैया हमको ऐसा एडवर्टाइजमेंट करना ही नहीं, हमने तो होनोलुलु एडवर्टाइजमेंट को बोल दिया कि आप एडवर्टाइजमेंट करना और जगह जगह एडवर्टाइजमेंट को लेके जाना। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडी, फिक्स मत करना, फिक्स मत करना, आप क्या करना, जगह जगह लेके जाना कि थोड़े दिन यहां लगा दिया, फिर महाराष्ट्र में लगा दिया, फिर यूपी में लगा दिया। ऐसे दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते किसके, एडवर्टाइजमेंट के। कौन सा इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड मानो और कौन सा जनरल मानो। जनरल मानो का मतलब होता है उसमें मैं रेसिडरी सेक्शन लगाऊं। सर ये जो पहला वाला है ना, ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड है, यहां पे तो जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड रहेगी वो बन जाएगा आपका क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। और जो दूसरा वाला है वहां पे फिक्स ही नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट कहां लगेगा, और एडवर्टाइजमेंट रोटेशनल बेसिस पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। उस केस में आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को बना ही नहीं सकते, क्योंकि क्या एडवर्टाइजमेंट फिक्स नेचर का है, नहीं, वहां पे एडवर्टाइजमेंट फिक्स नेचर का नहीं है। तो जब वहां पे फिक्स नेचर का नहीं है तो उस केस में आप पता है क्या लगाओगे, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। ठीक है, ये अभी एक ऐसा सिंपल सा क्या आया है, सर्कुलर। सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन से घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सर्कुलेशन बस एक लॉ में थोड़ी बहुत क्लैरिटी लाते। ठीक है, तो देखो पहला इशू क्या है हमारे पास, देयर इज अ सप्लाई सेल ऑफ स्पेस और सेल ऑफ राइट। क्या बेच रहा है सामने वाला, क्या बेच रहा है सामने वाला, पूरी की पूरी जगह दे रहा है सामने वाला, और पूरी की पूरी जगह पे सर आप क्या लगाने वाले हो, थोड़ी। बहुत बढ़िया सर। अब इसमें क्या माने, देखो प्लेस ऑफ सप्लाई बाय द वे ऑफ सेल ऑफ स्पेस और फॉर द ग्रांट ऑफ राइट वुड बी द लोकेशन वेयर सच होर्डिंग और स्ट्रक्चर इज लोकेटेड। फॉर एग्जाम्पल, कल मुझे एक बात बताओ, बढ़िया इवेंट था, शानदार। फॉर सपोज करो मनोज सर को किसी ने बोला एक काम करो मनोज सर, ये जो इतनी बड़ी आपकी बिल्डिंग है ना, इधर लगाओ पोस्टर, इधर लगाओ क्या, पोस्टर। मनोज सर ने बोला ठीक है काम हो जाएगा, पैसे कितने दोगे। तो अपन एक काम करते हैं, टाटा, टाटा की कोई नई गाड़ी आ रही है क्या, एप्पल। एप्पल वालों ने बोला यार मनोज सर एक काम करो, ये जो आपकी एलईडी स्क्रीन है ना, इस एलईडी स्क्रीन पे बस एप्पल आईफोन का ऐड चलना चाहिए, नो राघवम नो रघुवम नो पेस। पूरे दिन इतने सारे लोग आएंगे तो वो बड़ी से एलईडी स्क्रीन पे सिर्फ क्या दिखना चाहिए, एप्पल। मनोज सर ने बोला एक दिन चलाना है। एप्पल वाले ने बोला एक काम करो आप तो 2 महीने हमको ये दे दो, आप बोलो ना आपको कितने पैसे चाहिए। मनोज सर ने बोला वैसे ही खर्चा लग गया बिल्डिंग में, 2 महीने अब एप्पल अपने हिसाब से उसको जो चलाना है चलाएगा, वो किसी की सुनेगा क्या, नहीं। प्रेरक सर आके बोलेंगे यहाँ पे पेस का एडवर्टाइजमेंट चलेगा, एप्पल बोलेगा चुप हमने मनोज सर को ऑलरेडी पैसे देके रखे। 2 महीने किसकी ऐड चलेगी, एप्पल। क्या मैं ऐसा बोलूं कि मनोज सर ने 2 महीने एप्पल कंपनी को अधिकार दे दिया है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो एड डिस्प्ले करने का। हाँ, तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई सर यही बनाओ ना जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, दैट इज एम्प्टी। बोलो बात क्लियर है क्या। दूसरा केस, एडवर्टाइजमेंट कंपनी wants to displace advertisement on hoarding billboard at specific location availing the services of vendor। दूसरा केस ही अलग। दूसरे केस में तो हमने एडवर्टाइजमेंट कंपनी को बोला कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी एक काम करो एडवर्टाइज कर दो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल वापस से, अब एप्पल मनोज सर के पास नहीं आएगा, अब एप्पल जाएगा किसी एड कंपनी के पास। इस एड कंपनी ने बोला कि यार देखो हम लगा तो देंगे एडवर्टाइजमेंट, पर हम आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि फिक्स लगाए। हम क्या करेंगे, 3-4 दिन यहां लगा देंगे, फिर महाराष्ट्र लगा देंगे, फिर यूपी लगा देंगे। सर अब इस केस में आप क्या लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदोगे। राजा इस केस में मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज तो ली नहीं है, मैंने यहां पे प्योर एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ली, और यहां पे मेरी नहीं चलेगी, यहां पे मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिया है,
अब वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी ही होर्डिंग लेके आएगी, अब वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी ही लोकेशन डिसाइड करेगी, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट किससे हुआ है? एडवर्टाइजमेंट कंपनी। क्या इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाऊं? इम्पॉसिबल। यहां पे एडवर्टाइजमेंट एक टाइम तक, थोड़े टाइम के लिए है ही नहीं। यहां पे तो 2 दिन यहां पे, फिर यहां से हटा के तीसरे दिन कहीं और। आपने जनरली देखा होगा ये एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं, इतने बड़े बड़े बोर्ड रहते हैं। अच्छा, बड़े बड़े बोर्ड पे क्या 6-6 महीने तक एडवर्टाइजमेंट रहता है कि एक दिन देखा अगले दिन उतर गया? एक दिन देखा अगले दिन उतर गया। आपको मालूम है एक दिन का रेट कितना है? 2.5 लाख, छोटा एडवर्टाइजमेंट। मैंने मेरी कोचिंग के लिए पूछा था, बोला चलो क्या जा रहा है, फोन तो करें अपन। उन्हें बोला सर ये जो बड़ा एड लगाओगे ना, इसका 2.5 लाख है। मैंने बोला 2.5 लाख कितने दिन का? तो हंसे, बोले भैया 2.5 लाख एक दिन का। तो ये जो मोहन यादव ये अभी आएंगे ना आपके इलेक्शन, तो ये जो बड़ा सा बोर्ड लगता है ना, उसका एक दिन का रेट है 2.5 लाख, और फिर वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आप लगा रहे। तो भैया इंसान एक दिन का ही लगवाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम हो गया। क्या वो जगह मैंने खरीदी? नहीं। एक और कॉन्ट्रैक्ट भी तो हो सकता है। मोदी ने बोला यार अपना ही राज है, एक काम करो एडवर्टाइजमेंट कंपनी जगह ही हमको दे दे, 3 महीने तक जगह ही हमको दे दे। अगर जगह ही तुमको दे दी तो फिर एडवर्टाइजमेंट मोदी के हिसाब से चलेगा, जो मोदी चाहेगा वही चलेगा, क्योंकि अब 3 महीने जगह किसके पास है? मोदी के पास। पर ये सेकंड केस में हम जगह नहीं ले रहे, यहां पे तो सिर्फ हम कौन सी सर्विसेज ले रहे? एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। अगर यहां पे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ले रहे हो तो यहां पे आप क्या लगाओगे? 12। आई क्या बात समझ में? बोलो। तो बस ड्यूरिंग दिस टाइम द वेंडर इज इन पोजीशन ऑफ होर्डिंग स्ट्रक्चर एट द सेड लोकेशन, और फिर जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाएगा वो फिर आपकी लोकेशन गई खत्म। बोलो क्लियर हुआ क्या? बहुत सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नया सर्कुलर है, एग्जाम में इसका शानदार केस स्टडी बन के आ सकता है। वो केस स्टडी में बस एक ही बात लिखेंगे कि भैया, एक बात तो वो लिखेंगे कि हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है और उसको यूज करा है, और दूसरा ये सेकंड केस में ऐसा लिखेंगे कि ये होर्डिंग बिलबोर्ड ये सब जवाबदारी किसकी है? वेंडर की, एडवर्टाइजमेंट कंपनी की। ठीक है, तो कहां पे सेक्शन नंबर 12(3) लगेगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला तब लगेगा जब हमको प्रॉपर्टी यूज करने का अधिकार दिया है, जब हमें स्पेस सेल हुई है। क्या सेल हुई है? हमें स्पेस, और हम हमारे हिसाब से एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे हमारी इच्छा के मुताबिक, क्योंकि अब जगह ही हमारी है। ठीक है, पर सेकंड केस में ऐसा नहीं है। सेकंड केस में हम एडवर्टाइजमेंट कंपनी के हिसाब से चलेंगे, और एडवर्टाइजमेंट कंपनी अलग अलग जगह पे हमारा एडवर्टाइजमेंट करेगी। ठीक है, बोलो दोनों केसेस समझ में आए क्या? ठीक है सर, ये बढ़िया चल रहा है। हाँ, अब एक बात बताओ, कुछ कुछ रूल्स हैं हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी। कभी कभार ऐसा होता है, मतलब बहुत रेयर चांसेस है, आपने होटल बुक करा। ठीक है, अब 2 होटल आपने एक ही होटल कंपनी से बुक करे, एक आगरा और एक दिल्ली। आगरा में आप 3 नाइट्स रुके, क्योंकि होटल के चार्जेस डे वाइज नहीं रहते हैं, कैसे रहते हैं? नाइट वाइज। और दिल्ली में आप कितने नाइट रुके? 2 नाइट। होटल वालों ने आपसे 1 लाख रुपीस लिए। कितने लिए? 1 लाख। इस पे जीएसटी कितना? 18,000। टोटल बिल बन गया कितना? प्लेस ऑफ सप्लाई किसको बनाओ? आगरा को बनाओ, दिल्ली को बनाओ? हाँ, दोनों को बनाना पड़ेगा, अलग अलग बनाना पड़ेगा। बांटू कैसे? प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा। कौन से रेशियो में प्रपोर्शनेट करूं? बहुत पड़ेगा। तो जो आप सोच रहे हो वही तो सरकार सोचती है। आप तो लॉ बनाओ ना, आप तो सिंपल सा यही मुद्दा इशू करो कि सर कभी ऐसा हो जाए क्या? हाँ, तो भैया यहां पे लॉजिकल प्रपोर्शनेट क्या होगा? 3:2। तो वो जो 18,000 का जीएसटी है, वो 18,000 का जीएसटी आगरा में भी बढ़ जाएगा और दिल्ली में भी बढ़ जाएगा। फटाफट से निकालो यार, कितना क्या आ रहा है?
ठीक है, नहीं यार, 18,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 10,800 और 7,200। बात क्लियर है? बोलो बात क्लियर है क्या? दूसरी चीज, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी 2 या 2 से ज्यादा स्टेट में लोकेटेड है। सर क्या बात कर रहे हो? बहुत रेयर चांसेस है कि यहां से गेट खोला तो दूसरा स्टेट आ गया और फिर गेट के अंदर आया तो दूसरा स्टेट आ गया। ठीक है, अब बेटा लॉ मेकर तो सब चीज सोचता है ना, कभी ऐसा हो गया तो, और ऐसा एक दो जगह पे होता भी। मेरा फ्रेंड कोई भवानी मंडी साइड रहता है, तो वो मुझे बता रहा था, देख हमारा तो पता है कैसा रहता है कि हम यहाँ पे तो ट्रेन के इधर जाएंगे तो दूसरा स्टेट आ जाएगा और ट्रेन के उधर जाएंगे तो दूसरा स्टेट आ जाएगा। तो मैंने बोला होता होगा ऐसा। वैसे ही प्रॉपर्टी में अगर ऐसा हो जाए कि जो प्रॉपर्टी है, आप किसी होटल में गए और बढ़िया ये जादुई होटल है, तो ये जादुई होटल में क्या हो रहा है ना, एमपी और महाराष्ट्र। अब समझ नहीं आ रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई किसको बना। गेट खोल रहे हैं इधर एमपी, उधर खोल रहे हैं तो महाराष्ट्र। डाउट में आ गए, मोहन यादव भी डाउट में आ गए, और ये महाराष्ट्र का सीएम कौन है? हाँ शिंदे जी। तो शिंदे जी भी डाउट में आ गए, बोले यार अब तो दिक्कत हो गई। इन्होंने बोला एक काम करो, वापस से यही देखते हैं, नंबर ऑफ नाइट स्टे। बहुत बढ़िया, मतलब अब तो आप प्राइवेसी हार्म कर रहे हो। एक बंदे को बिठाओगे, देख ये एमपी में सो रहा है यहाँ मारा, मतलब सामने वाला होटल प्राइवेसी के लिए जा रहे हैं और बेचारे की तुम प्राइवेसी भंग कर दो। तुम क्या बोल रहे हो, हम तो अब एक बंदा होटल के साथ ही लेके जाएंगे और वो सिर्फ ये चेक करेगा कि ये एमपी में कितने टाइम तक रुक रहा है और महाराष्ट्र में कितने टाइम तक रुक रहा है। व्हाट नॉनसेंस। यहां पे तो चलो सर, यहां पे तो समझ में आता है, पर यहां पे ऐसा थोड़ी कर सकते। तो यहां पे जो हम रेशियो मानेंगे ना, वो किसको मानेंगे? एरिया। वो होटल की प्रॉपर्टी अगर वापस से होटल वाले ने लिए 1,00,000 रुपए और जीएसटी है कितना? 18,000, टोटल कितना हो गया? 1,18,000। तो हम देखेंगे कि भैया फॉर सपोज करो एमपी में 1,000 स्क्वायर फीट है और महाराष्ट्र में 500 स्क्वायर फीट है, तो ये वाले एरिया के बेसिस पे बांट देंगे। इसका मतलब जो 18,000 है ना, वो मिलेगा तो दोनों गवर्नमेंट को, एमपी को भी मिलेगा और महाराष्ट्र को। पर यहां पे नाइट स्टे वाला लॉजिक लगाना बिल्कुल वेस्ट है। तो यहां पे पता है कैसा हो जाएगा, 1,000 और 500 डेट इज 2:1। तो यार फटाफट से बता दो 2:1 कितना क्या आ रहा है? कितना? 12,000 और 6,000। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? तीसरा, सर्विसेज बाय द वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन बाय हाउस बोट वेसल। ये हाउस बोट क्या होती है? जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़िया, बोट में घर जैसा बनाते हैं। कितने लोग ऐसे जिन्होंने ऐसा बोट या क्रूज में ट्रेवल करा है? बहुत बढ़िया। आप नॉर्मल बोट में ट्रेवल करी हो कि बहुत शानदार जिसमें घर जैसी सारी फैसिलिटी है उसमें? आपने फिर वो मूवीज में तो देखा ही होगा, हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा कि बोट में ही क्या है, घर जैसा बना हुआ है और वहीं पे सारी सुख सुविधा। ठीक है, तो भैया फॉर सपोज करो, आपका क्या नाम है? नहीं आपके आगे, हाँ हाँ हाँ, ये लड़की, हाँ इसके पास, हाँ क्या नाम है आपका? अरे हाँ बोलो ना, ऐसे बैठ के ही बोलो। सोनम। यार छोड़ो, वो एक वो था ना, सोनम बेवफा है। अरे ऐसा था यार, एक ऐसा मैंने सुना था। चलो सोनम, आपने क्या करा ना बेटा, गोवा के आसपास क्या पड़ता है? कोई 2 आसपास की स्टेट बताओ। क्या? वापस बोलो। कर्नाटक और महाराष्ट्र बिल्कुल पास पास ही पड़ते क्या? चलो ठीक है। तो सोनम मैडम, आपने एक हाउस बोट बुक करी, बहुत बढ़िया। आपका सपना था कि जैसे ही सीए इंटर पास करूंगी, घर में तो नहीं रहूंगी, एक बढ़िया टूर ट्रैवल करूंगी, और टूर ट्रैवल तुमने कहां करा? हाउस बोट। अब दिक्कत यह है, यहां पे तो नाइट का भी नहीं कर सकते और एरिया भी नहीं कर सकते, बोट को काटेंगे थोड़ी। तो अब यहां पे करें क्या?
तो सरकार ने बोला यहां पे आप सिंपल सा टाइम ले लो। क्या ले लो आप? टाइम। कितने टाइम बोट कर्नाटका में घूमी और कितने टाइम बोट महाराष्ट्र में घूमी। अब सर ये पता कैसे चलेगा? जो बोट चलाने वाले भैया है वो जो बोल देंगे हम उनको मान लेंगे। वो जो बोट चलाने वाले भैया हैं वो जो बोल देंगे हम उनको मान लेंगे। सर प्रैक्टिकल लाइफ में इतना सब कुछ होता है क्या? इतना सब कुछ होने वाला नहीं है। वो जब बोट चलाने वाले भैया रहते हैं ना, वो एक जगह को मान लेते क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी आप प्रैक्टिकल लाइफ को छोड़ो, लॉ में क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान में रखो। तो लॉ में क्या लिखा हुआ है कि सर अगर हाउस बोट की सर्विसेज दे रहे हैं तो इस केस में हम एरिया में भी नहीं बांटेंगे, फिर नंबर ऑफ नाइट स्टे में भी नहीं बांटेंगे। इस केस में जितना जितना बोट ने जितना टाइम, फॉर सपोज करो कर्नाटका में ये बोट चली 2 दिन और महाराष्ट्र में बोट कितने दिन? 1 दिन। तो कौन सा रेशियो हो गया? 2:1। फॉर सपोज करो इसका इतना बड़ा टूर था ही नहीं, इसका टूर था सर 180 मिनट्स का। तो 180 मिनट्स का टूर था, कर्नाटका में चली 120 मिनट्स और महाराष्ट्र में कितना? 60। तो कौन से रेशियो में बांट देंगे? 120:60। बोलो बात क्लियर हुई क्या? तीनों चीजें क्लियर हुई क्या? पक्का? एग्जाम में सर ये सब क्वेश्चन पूछते हैं क्या? पूछने चाहिए उनको, वो पूछते नहीं है। ये रेशियो प्रपोर्शन के क्वेश्चन वो जनरली पूछते नहीं है। पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टी क्लियर हुआ? पक्का? क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में? सर देखो 12 सब सेक्शन 3 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत सारी सर्विसेस आती। कौन कौन सी सर्विसेज आती है? सर एक तो फ्लाइट की सर्विसेज आ गई, सर फिर डेस्टिनेशन वेडिंग आ गई, फिर सर ये रहने वहने की सर्विसेज आ गई। ऐसी n नंबर ऑफ सर्विसेज आ जाती है कहां पे? इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। पहली चीज सरकार ने बोली कि जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो सब एंसिलरी एक्टिविटीज है वो उसका भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? कि जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड। ठीक है। दूसरी बात, अगर सप्लायर इंडिया में, रेसिपिएंट भी इंडिया में, पर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लोकेटेड है, सरकार ने बोला अब हम टैक्स कैसे लेंगे? क्योंकि दोनों तो कहां है? इंडिया में, पर प्रॉपर्टी तो इंडिया के बाहर लोकेटेड है और हमने तो लॉ ऐसा बनाया हम खुद ही घूम गए। तो सरकार ने लॉ में फिर एक्सेप्शन डाला और एक्सेप्शन में लिखा कि इफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और ऐसा चीटिंग इसलिए करी ताकि हम इधर जीएसटी का पैसा ले पाए, वरना तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो जाता तो फिर सरकार को कोई जीएसटी नहीं मिलता। बोलो बात क्लियर है? तो सर सेक्शन नंबर 12 ही लगेगा अगर दोनों इंडिया में। और एक और हमने थोड़ी हाई लेवल की बात करी कि एक इंडिया में सप्लायर, रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है। इस केस में 12 लगेगा या 13? 13। और 13 लगेगा। 13 में यही बात कहता है, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। फिर हमने देखा सर कुछ कुछ है ना रूल्स है। रूल्स आना बहुत जरूरी है क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी कभार 2 स्टेट्स में सिचुएटेड हो सकती है। कभी कभार आप एक ही होटल ऑपरेटर से पूरा टूर बुक कराओगे तो उस पूरे टूर बुक कराने में कुछ नाइट इधर रुकोगे, कुछ नाइट इधर रुकोगे, कुछ नाइट इधर रुकोगे। तो सर उस केस में करे तो करे क्या? सबसे पहले तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू लिखा हुआ है उसके हिसाब से बांट दो। रूल्स तब लगते हैं जब जहां पे क्लैरिटी नहीं होती। इनकम टैक्स पढ़ो, जीएसटी पढ़ो, लॉ पढ़ो। हम रूल्स कब लगाएंगे? जब हमें क्लैरिटी की जरूरत है। अगर क्लैरिटी नहीं है तो रूल्स लगाओ, पर अगर आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है तो क्या रूल्स लगाओगे? नहीं, क्योंकि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ है, होटल ऑपरेटर ने लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि हम आपसे 1 लाख ले रहे हैं, इस 1 लाख में से 70,000 रुपए आगरा के होटल में रुकने के लिए और 30,000 रुपए दिल्ली में होटल में रुकने के लिए। क्या अब कोई कंफ्यूजन है? सर अब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है क्योंकि अब तो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। क्या अब मैं रूल्स पे जाऊंगा? नहीं। रूल्स पे कब जाते हैं? जब क्लैरिटी नहीं होती। तो सर अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो फॉलो कॉन्ट्रैक्ट, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप किस पे चले जाओ? रूल्स।
और रूल्स बहुत ही सिंपल है, याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रूल्स में सर कितने रूल्स है इमूवेबल प्रॉपर्टी के? 3 रूल्स। 3 रूल्स में पहली रूल्स की बात करें तो इन्होंने क्या बोला कि सर अगर आप होटल, इन, गेस्ट हाउस, कैंप साइट में रह रहे हो, वहां पे सर जो भी आपका पैकेज बनेगा नंबर ऑफ नाइट्स के हिसाब से आप बांट देना, क्योंकि होटल में चलता ही क्या, नंबर ऑफ नाइट्स, वहां पे डे के हिसाब से चार्जेस नहीं लगते। उसके बाद सर हमने देखा था अगर प्रॉपर्टी 2 या 2 से ज्यादा स्टेट में लोकेटेड है तो जो भी एरिया है उस एरिया के हिसाब से बांट देना। और तीसरी चीज हमने देखी थी कि ये जो हाउस बोट है जो आपको घूमी घूमी करा रही है, जो आपको चक्कर दिला रही है, अगर ये आपको घूमी घूमी करा रही है, चक्कर दिला रही है, तो जितना जितना टाइम वो जिस जिस स्टेट में घूमी उतना उतना टाइम मान लेंगे हम प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का? हाँ दोस्त बोलो। 2 मिनट, जो तुम बोल रहे हो अपन वैसा बना देते, ठीक है। सप्लायर कहां में? इंडिया में कौन सी जगह पे? एमपी ले लो, ठीक है। आगे बोलो। रेसिपेंट ले लो, कहां पे? अमेरिका। इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पे? हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां है? इंडिया। कहां पे इंडिया में? महाराष्ट्र। चलो बस इतना से डाउट है। चलो क्लास एक बात बताओ, मेजोरिटी रूल के हिसाब से, मेजोरिटी रूल के हिसाब से क्या इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स लेने का अधिकार होगा? हाँ। बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बना है? बोलो माता रानी की जय, बोलो शिव भगवान की जय, ठीक है। आई बात समझ में? आप नहीं बनाया, आप नहीं बताया। हाँ दोस्त बोलो, जितने केसेस बनाने आप इस पे बना सकते हो। हाँ ठीक है। सप्लायर कहां का है? रेसिपेंट। प्रॉपर्टी कहां लोकेटेड है? प्रॉपर्टी लोकेटेड है हमारे कहां? आउटसाइड इंडिया। लो बताओ पूरी क्लास, है ना? और ये बात सेक्शन 12 लगेगा या 13? 12 12 12 13 लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 13 तो तब लगता जब इन दोनों में से कोई भी एक बाहर होता, ठीक है। आप एक बात मान के चलना, आप 30-40% आगे का ही पढ़ रहे, ठीक है। 30-40% आप बहुत आगे का ही पढ़ रहे। एग्जाम में उम्मीद मत करना इतने टफ क्वेश्चन आने की, वो ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन देगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि अपन अगर थोड़ा टफ पढ़ लें, पूरे लॉ को क्लैरिटी के साथ पढ़ लें, तो कभी भूला नहीं जाएगा, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या? सर बहुत बढ़िया। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 हमारा होता है क्या? खत्म। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, देखते हैं आपका कितना दिमाग चलता है। किसका एग्जाम्पल? मैडम का। क्या नाम है आपका? हाँ तुम्हारी श्वेता। श्वेता बेटा आप कहां लोकेटेड हो? आप किधर लोकेटेड हो? एमपी, ठीक है। कोई अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बताओ जो एमपी में लोकेटेड नहीं है और काफी अच्छा, उसका नाम भी काफी पता तो होगा ना, कोई कुछ तो पता होगा। कोई बताओ लड़कियां, कोई नाम। ये कहां की? ठीक है, इसने बोल दिया, ये लड़के ने बोल दिया कि सर एक लड़की है जिसका नाम क्या है? पारुलगर। होगी, कोई तो होगी, ठीक है। मैडम सपोज करो, सिर्फ क्या करना, सपोज आपके पापा ने आपको बोला कि जा बेटा, जा सिमरन, जा श्वेता, जी ले अपनी जिंदगी। और तुम्हारी एक मन की इच्छा थी कि मेरे को मेकअप वेकअप कराना है, किधर? पारुल मैडम के यहां जाके। और पारुल मैडम कहां पे? महाराष्ट्र। बताओ तुम क्या क्या करवाओगे? 50,000 रुपए पापा ने बोले, ये ले 50,000 रुपए, तुमको जो जो करवाने तुम कराओ, जो भी तुम्हारा मेकअप का होता है। क्या क्या होता है? हाँ बोलो ना यार, ये लड़कियों का तो इसमें नॉलेज इतना हाई लेवल का होता है। हाँ है, तभी तो मैं शादी नहीं कर। 12,000 का क्या होगा? क्या बात कर रहे हो? सही बताओ, सही में 12,000 रुपए? 12,000 रुपए? और चलो बोलो, और बोलो, और बोलो, और। हाँ अरे अभी तुम लड़कियों के नॉलेज के पीछे मत पड़ो, तुमको जूते पड़ेंगे। और हाँ बोलो ना भाई, मौका दिया तुमको बोलने का।
नेल्स एक्सटेंशन, नेल्स एक्सटेंशन मतलब, अरे थोड़ा मेरे को नॉलेज भी लेने दो या फिर शादी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। कितने के रुपए के होंगे ये? 5,000 रुपए। और बोलो, देखा, इसको बोला 50,000 दिए तो इसका मुंह ही चुप नहीं हो रहा है। हेयर एक्सटेंशन, हाँ बोलो, ये कितने का? 5,000। और बोलो ना, और क्या क्या करवाना है? हाँ मेकअप भी करवाओ, इसने तो शादी कर दी। हाँ मेकअप करवाओ 5,000 का, और 25,000, और अदर एक्टिविटीज बैलेंस। मुझे बताओ, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन सच अ केस? पढ़ा थोड़ी रहा हूं, आप भी बता रहे हो, मैं क्यों पढ़ाऊं आपको जीएसटी, आपको ऑलरेडी आता है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? क्यों महाराष्ट्र? मेकअप, पेडिक्योर, स्मूथनिंग, फलाना डिम का, मैडम का हो कहां पर है? महाराष्ट्र। पर अगर मैडम के पापा चीफ मिनिस्टर, मैडम ने फोन लगाया, हेलो पारुल मैडम, फ्लाइट की टिकट हम बुक करा रहे हैं, ये हमारे घर का एड्रेस है, तुम्हारा सारा सामान लेके यहां पे आ जाना। रईस, अब बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? एंड आई क्या बात समझ में? इन्हें कहा जाता है इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विसेज। यहां पे सर क्या क्या चीजें आएगी? वो सारी सर्विसेज आएगी जो इंडिविजुअल ले रहा है। रेस्टोरेंट की सर्विसेज, केटरिंग की सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, जिम की एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटी जहां पे इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस हो रहा है, इंडिविजुअल पे कुछ काम करा जा रहा है, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है कि जहां पे ये सब इंडिविजुअल पे करा जा रहा है, वो बन जाएगा हमारा क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। और उस गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा चला जाएगा। बोलो, बात क्लियर है क्या? ठीक है, बहुत लॉजिक सी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, सारी बातें लॉजिक से ही कर रहे हैं, इसलिए आपके दिमाग में हमेशा हमेशा बैठ जाएगी। अब सब इधर ध्यान देना, सब इधर ध्यान देना, सब इधर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं। 12 सबसेक्शन 5, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। किसी को मालूम है व्हाट डू मीन बाय टर्म परफॉर्मेंस अप्रेजल? बहुत बढ़िया। क्या देते हैं एम्प्लॉय को बेटा? ये इवेल्युएट कौन करता है कि एम्प्लॉय ने अच्छा काम करा या बुरा काम करा? एचआर। तो एचआर तो धोखेबाज भी हो सकता है, वो तो एचआर है। एचआर के कंधे पे हाथ रख के आप बोल दो, जितना मेरा फीडबैक के अकॉर्डिंग बोनस मिलेगा उसका 10% तेरा। और अपन तो है ही चार्टेड अकाउंटेंट, अपने को तो मैनिपुलेट करना आता ही। तो भाई एक बात बताओ, एचआर तो कर सकता है चीटिंग, तो फिर क्या करें बताओ? क्या करें बताओ? सर जनरली पता है ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जब भी आप जॉब करो ईयर एंड में आपका बोनस बनेगा। ईयर एंड में जो आपका बोनस बनेगा वो इस बात पे डिसाइड करेगा कि आपने पूरे साल करा क्या है, कि आपने पूरे साल परफॉर्मेंस करी है ढंग से, जो पैरामीटर्स बोले थे उस पैरामीटर के हिसाब से आप खड़े उतरे हो या नहीं। अब उसके लिए बाहर से एजेंसी आती, कोई भी एजेंसी आती है, फॉर एग्जाम्पल विप्रो कंपनी आई पीडब्ल्यूसी के पास, और विप्रो कंपनी अब पता है क्या करेगी? पीडब्ल्यूसी के एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगी। कौन सप्लायर, कौन रेसिपिएंट, पैसा किसको मिलेगा? विप्रो। विप्रो को पैसा मिलेगा, पैसा देगा कौन? पीडब्ल्यूसी। अब समझना ध्यान से, सर यहां पे ये दोनों रजिस्टर्ड है, विप्रो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और पीडब्ल्यूसी भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है।
तो सामने वाला आईटीसी लेगा, लॉजिकल या नहीं? हाँ, ये लोकेटेड है एमपी में, ये भी लोकेटेड है कहां? एमपी में, पर परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विसेज हो रही है महाराष्ट्र में। कहां पे परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विसेज हो रही है? पर सर एक बात बताओ लॉजिकली, अगर मैं प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र बना देता ना तो दिक्कत आ जाती। क्यों दिक्कत आ जाती? फिर सामने वाला आईटीसी कैसे लेगा? ये कहां का और ये कहां का? महाराष्ट्र। मतलब कौन सी गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा तो फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो आईटीसी नहीं देगी। इस केस में सरकार ने बोला क्योंकि सामने वाला आईटीसी ले सकता है, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। सर डाउट, इधर आपने बोला लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, पर ऊपर वाले में आपने लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला क्योंकि जब हम आईटीसी का चैप्टर पढ़ेंगे ना, आईटीसी के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विसेज होती है उसका आईटीसी ब्लॉक करके रखा है। उसका आईटीसी क्या करके रखा है? ब्लॉक। इसका मतलब है कि अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को जिम की मेंबरशिप दी, अब उसके एम्प्लॉय जिम की मेंबरशिप यूज कर रहे हैं, क्या कंपनी यूज कर रही है? नहीं। तो भले कंपनी जिम वालों को 10,000 रुपए दे प्लस 1,800 रुपए ऊपर से जीएसटी का भी दे, पर कंपनी को इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सरकार मानती है कि ये सर्विसेज कंपनी ने नहीं ली है, ये सर्विसेज किसने ली है? एम्प्लॉय। इसलिए सर यहां पे इंडिविजुअल और परफॉर्मेंस रिलेटेड में ऐसे दो भाग नहीं बने, B2B और B2C। ठीक है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लॉ को ऐसा चीर फाड़ करना पड़ता है। इधर क्यों नहीं बने? डाउट आ सकता है कि सर आपने इधर बोला B2B और B2C, व्हाई नॉट हियर? इसलिए नहीं क्योंकि ये वाली एक्टिविटी का कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो अगर हम ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें, अगर B2B है इसका मतलब सप्लायर भी रजिस्टर्ड, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड, तो ये मैटर नहीं करता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक्टिविटी कहां पे कंडक्ट करी गई है। एग्जाम में घूम मत जाना, वो कहेगा परफॉर्मेंस अप्रेजल कहां पे हुआ है? महाराष्ट्र। बस आपका दिमाग ऐसा चलना चाहिए कि अगर दोनों रजिस्टर्ड हैं मतलब दोनों क्या है? B2B। उस केस में क्या? पर अगर B2C है मतलब सप्लायर तो रजिस्टर्ड है पर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो जब रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है उस केस में क्या बनेगा? एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। जहां पे परफॉर्मेंस हो रहा है डेट इज व्हाट? महाराष्ट्र। ठीक है, फटाफट से मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। देखें अपन, Z कैरीज परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ XYZ फर्म विच इज, मतलब B2C। XYZ is located in मुरादाबाद बट अप्रेजल वॉज कंडक्टेड इन नैनीताल। सर क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे अप्रेजल हो रहा है वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पे क्या हो जाएगा? नैनीताल। बोलो बात क्लियर है क्या? सर व्हाट इफ इसी केस में अगर हमारा XYZ फर्म होता रजिस्टर्ड, तो B2B के केस में बताओ क्या होती प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और हमारा रेसिपिएंट कहां लोकेटेड है? मुरादाबाद। बोलो माता रानी की जय, बोलो शिव भगवान की जय। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।